नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। देश की 140 करोड़ की जनता का कैसे कटा है, बहुत बुरी तरह कटा है, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रम्प चचा ने 50% टैरिफ लगा दिया, ये बात आप सबको पता है। क्यों लगा दिया? कि रूस से हम लोग तेल खरीद रहे थे। लेकिन क्या वो तेल आपको मिल रहा था, मुझे मिल रहा था? क्या सस्ता हो गया था तेल? आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो तेल भारत आ ही नहीं रहा था। वो तेल आता था रूस से, रिफाइन होता था और विदेश में और महंगे दाम पे बेच दिया जाता था। और तेल का अधिकांश मुनाफा कौन कमाता था? भारत की जनता नहीं कमाती थी। एक शख्स कमाता था, नाम था जिसका मुकेश अंबानी, रिलायंस। अब आप सोचिए, लाखों करोड़ का मुनाफा एक कंपनी कमा रही है और टैक्स किस पे लग रहा है? मुझ पर और आप पर, आम भारतीय पर। मैं दावा कर रहा हूं, ये वाला खुलासा आपके होश उड़ा देगा। बहुत शानदार पत्रकार है बिजनेस की दुनिया के मेरे दोस्त। मैं नागपुर लेके चलता हूँ राजीव रंजन के पास। आपको बताऊंगा आज कि किस तरह आपके सपनों को सरकार ने बेच दिया। किस तरह अमेरिका जो तबाही कर रहा है भारत के लिए, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस। हालांकि वो ट्रंप के भी दोस्त है, लेकिन ट्रंप दुनिया में किसी के दोस्त नहीं है। जब वो मस्क के नहीं हुए तो अंबानी के क्या हो जाएंगे? चलते हैं राजीव रंजन के पास। दिल थाम के ये सारी बातें सुनिए, क्योंकि ये बातें आपके पसीने ला देगी। चलते हैं। पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। राजीव भाई, ये ट्रम्प चचा ने 50% टैक्स लगा दिया भारत पे। यानी कि जो हमारा कारोबार प्रभावित होगा, बाधित होगा, कम होगा। भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। उसकी मार तो मुझे, आपको और 140 करोड़ की जनता सबको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जिस वजह से लगा कि भाई हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हमें बिल लग गया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि सस्ता तेल खरीद कर और हम वो तेल भारत में भी नहीं आ रहा, उसको हम सीधा सीधा विदेश में भेज दे रहे। यानी इधर से लिया, इधर को निकाल दिया, अपनी रिफाइनरी में या अपनी जगह साफ कर दिया। और सुना है कि 20,000 करोड़, मुझे तो सुन के गश आ जाता है, 20,000 करोड़ का फायदा सिर्फ एक शख्स को हुआ है, साहब के प्रिय मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस को। हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। हमें मिला टैक्स। और रूस के तेल का फायदा हुआ मुकेश अंबानी को या ऑयल कंपनियों को। 100 रुपए बैरल तेल था, तब भी हम उतने दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 रुपए हो गया, तब भी हम उतना दे रहे हैं। हमें तो कम मिला नहीं। ये तो एक बम है। एक राहुल गांधी ने बम छोड़ा और एक व्यापार की दुनिया में ये बम है। यानी रूस से तेल आया, लिया और विदेश को, किसी और देशों को बेच दिया। भारत में, भारत के लोगों को सस्ता नहीं मिला। और रिलायंस ने अकेले ने, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 20,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। आप बिजनेस की इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार हैं, व्यापार की बहुत सारी खबरें रहती हैं आपके पास में। जरा ये कहानी समझाइए, जादू होता कैसा है कि एक आदमी एक एक्स से लेकर वाई को बेच देता है, बाकी 140 करोड़ के लोगों को दिखाता है कि अपने चैनल पे हिंदू मुसलमान की नफरत, नेटवर्क 18 पे, और धंधा कमाता है 20,000 करोड़ का। नाम है मुकेश अंबानी। जरा इसका खेल बता दिए, बंदे में क्वालिटी क्या है, ये पूरे देश की ऐसी बैंड बजा रहा है। आपने तो प्रॉफिट बहुत कम करके बताया है संजय जी। अब मैं आपके बात तो सामने बहुत। कुछ आंकड़े रखूंगा और बताऊंगा विस्तार से। पर देखिए ये पूरा मसला क्या है, इस मसले को आप समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक तरीके से ब्लड ऑयल है। जिस तरीके से ब्लड डायमंड करके पिक्चर बनी थी कि अफ्रीका में किस तरीके से हीरो का जो है खनन होता है और उसमें उस जिस देश से खनन हो रहा है उस देश के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वैसा ही कुछ मिलान करने का अमेरिका कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब वो अमेरिका कोशिश कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर आपको मैं संक्षेप में बताता हूं मोदी सरकार क्या कह रही है कि हमें रशिया से ऑयल सस्ता खरीदना पड़ रहा है क्योंकि हम भारत के जनमानस की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ यू एंड मी, हम जो भारतवासी है उनकी। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे होगी जब मेरे जेब में पैसे बचेंगे? पर हुआ क्या,
2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तब भी मैं नागपुर में 100 रुपए के ऊपर का पेट्रोल भराता था। उस टाइम में ब्रेंट क्रूड जो था वो $110 पर से ऊपर चला गया था। आज जो है ब्रेंट क्रूड $70 से नीचे आ गया है। ठीक है, $70 पर गैलन। एक गैलन में 159 लीटर्स ऑयल रहता है। ठीक है, तो आप समझिए जब $110 का प्राइस था तब भी मैं 100 के ऊपर दे रहा था। आज जब $70 पे आ गया, नीचे आ गया है, तो भी मैं उतना ही दे रहा हूं। तो मेरी आर्थिक सुरक्षा कहां से हो रही है भाई? ये पैसे जा कहां रहे हैं? आपने $110 पे भी मेरे को 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीदने के लिए विवश किया, और आज कम दाम हो गए हैं, $40 नीचे आ गए, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 35 से 40% का जो है वो रिडक्शन हुआ है। तो उसके बाद भी आप मेरे को उतने ही पैसे पे करने पड़ रहे हैं जितने आज से 3 साल पहले करने पड़ रहे थे। तो ये मेरी आर्थिक सुरक्षा कहां हुई? ये पूरी लड़ाई जो है मोदी सरकार ये आपके मेरे भारतवासियों के नाम पे लड़ रही है कि भारतवासियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें रशिया से ऑयल खरीदना पड़ रहा है। ये गलत है। ये इसका फायदा किसको हो रहा है? आपने सही पहचाना, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो मुकेश अंबानी या बोल लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, इसको हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपके सामने जरा डाटा रखता हूं, आपके भी जो है मतलब ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि क्या डाटा है। पिछले साल यानी FY25 में, जो अभी मार्च 2025 को खत्म हुआ, अप्रैल 2024 से जो साल शुरू हुआ था, इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 10.71 लाख करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। 10.71 लाख करोड़ का तो भारत के किसी राज्य का बजट भी नहीं है। सबसे टॉप के भी दो मिला लें, महाराष्ट्र और यूपी, उनका बजट भी नहीं है। अब आइए कैश प्रॉफिट पे। ये तो रेवेन्यू था, कैश प्रॉफिट जो उनको हुआ है वो हुआ है 1.47 लाख करोड़। 1.47 लाख करोड़ का सिर्फ कैश प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि यही FY22 में यानी यूक्रेन वॉर शुरू होने के पहले जो था वो उनका रेवेन्यू, उनका जो कैश प्रॉफिट था वो था सिर्फ 1.09 लाख करोड़, यानी 36,000 करोड़ प्रॉफिट जो है वो इस साल बढ़ा है 2022 के मुकाबले में। अब उसमें भी मजे की बात यह है कि इनके ये रिलायंस जो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, इस कंपनी के अंदर में वो फोन वाला जियो भी आ जाता है। इस कंपनी के अंदर में जो हम ये कपड़े और फर्नीचर और ये सब खरीदते हैं, रिलायंस रिटेल, वो कंपनी भी आ जाती है। पर सबसे बड़ी कंपनी जो है, डिवीजन जो है इस कंपनी के अंदर में, वो है O2C डिवीजन, यानी ऑयल टू केमिकल का डिवीजन। ऑयल टू केमिकल डिवीजन का ही टर्नओवर या रेवेन्यू जो था लास्ट ईयर वो था 6.26 लाख करोड़, यानी 10.71 लाख करोड़ में अकेले जो इनका O2C बिजनेस है वही 60% के ऊपर कमा रहा है। 6.26 लाख करोड़ का ये है। और उसी O2C बिजनेस का एक पार्ट है रिफाइनरी बिजनेस। अब आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अपने एनुअल रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में, कमेंट्री में, कहीं पे भी अपने रिफाइनरी प्रॉफिट को नहीं बताती है। कल पूरी रात उठ के मैंने रिसर्च किया, 173 पढ़ने पड़े तभी मैं आपको ये सारे डाटा दे पा रहा हूं। कोई और आपको नहीं देगा ये सब डाटा। ध्यान से आप, इसलिए आप लोग इस चीज को सुनिए और एक कागज और कलम रखिए और लिखिए, ताकि आप भी किसी से चर्चा करें तो ये डाटा के साथ में चर्चा करें, तभी जाके आपकी बातें जो है वो उसमें दम आएगा, वजन आएगा। 1.09 लाख करोड़ से 1.47 लाख करोड़ का इनका कैश प्रॉफिट हुआ। ये 36,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा रहा है 3 साल में। 2022 के बाद से हर साल ऐसी, किसी साल 28,000 करोड़, किसी साल 30,000 करोड़, किसी साल 32,000 करोड़, ये इन्होंने एक्स्ट्रा कैश प्रॉफिट ही कमाया है। किसी साल में तो 40,000 करोड़ के भी ऊपर कमाया है, ये FY23 में शायद कमाया था। तो कहने का अर्थ है कि अच्छा, उसमें और एक चीज ऐड कर दूं, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री एक साल में जो केपेक्स करती है, लास्ट ईयर जो इन्होंने केपेक्स किया वो था 1.31 लाख करोड़। भारत की कोई भी राज्य सरकार जो है इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करती है। तो पैसा आ कहां से रहा है? पिछले 3 साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है मुकेश अंबानी की कंपनी ने,
वो 3.5 लाख करोड़ के ऊपर में है। आपकी आंखें घूम जाएंगी। आपके पास जो पैसे रहते हैं उसी से तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे या डेट लोगे। 3.5 लाख करोड़ का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मुकेश अंबानी की कंपनी ने किया। कहां से पैसे आ रहे हैं? अब ये क्या बता रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, जो कल मैंने पढ़ा, इनका कहना है कि हमारा जियो से जो बिजनेस आया है रेवेन्यू, वो है 1.5 लाख करोड़ का। उस 1.5 लाख और रिलायंस रिटेल से जो हमारा धंधा है वो आया है 3.3 लाख करोड़ का। तो ये अब बता रहे हैं कि हमको जो है वो रिलायंस रिटेल और जियो से फायदा ज्यादा, मतलब रेवेन्यू आ रहा है काफी ज्यादा। अब आप लड़ते रहो, आप प्रूफ करते बैठो कि नहीं ये यहाँ का नहीं है, रिफाइनरी का है। भाई वो जो नंबर आपको बताएंगे आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस नंबर को गलत प्रूफ कर नहीं सकते हो। तो कहने का अर्थ ये, जो इतनी सारी चीजें नंबर्स के आंकड़े देके मैंने आपको बताए, उसका रीजन ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री जब तक इस बात को लोगों के सामने नहीं बताएगी कि रिफाइनरी प्रॉफिट उसका कितना हुआ है 2022, 2023, 2024 और 2025 में, तब तक उनके ऊपर में शक की सुई बनी रहेगी कि सस्ता ऑयल रिलायंस ने खरीदा, भारत सरकार की मेहरबानी से खरीदा, रशिया के साथ जो इन्होंने संधि की उसके अंतर्गत खरीदा, इन्होंने सस्ता ऑयल यहां से खरीद के इन्होंने महंगे प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो बाहर के मुल्कों को बेचे, खासतौर पे यूरोपियन यूनियन को। इसी कारण से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत से नाराज है। भारत की एक निजी कंपनी या कह लीजिए पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इनको भी प्रॉफिट हुआ है, पर वो सरकारी कंपनी है, उनका प्रॉफिट आपको और मेरे पास आ रहा है। पर रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट तो भैया 44% स्टेक होल्डर मुकेश अंबानी है, तो सीधा सीधा लगभग 44% प्रॉफिट जो है उनकी जेब में जा रहा है, और बाकी कहीं से घुमा घुमू के उनके पास में होंगे शेयर, मालूम नहीं। तो मेजर बेनिफिशियरी जो है वो मुकेश अंबानी जी खुद है, उनके जेब में पैसा जा रहा है। और कोई मैका लाल नहीं है, कोई मैका लाल नेता भारत में नहीं है जो मुकेश अंबानी का नाम लेके बोल सके कि हम इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे सत्ता में आने के बाद में, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का आप नाम ले लीजिए, एक भी पार्टी के लीडर ने ये नहीं कहा कि ये प्रश्न नहीं पूछा जो मैं पूछ रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री रिफाइनरी मार्जिन अपना क्यों नहीं दिखाता है, रिफाइनरी मार्जिन क्यों नहीं देश के लोगों को बताता है, अपनी बैलेंस शीट में बताता है, अपने एनुअल रिपोर्ट में बताता है, क्यों छुपाता है वो कि उसको रिफाइनरी से कितना फायदा हुआ है। तो ये कांग्रेस ने और बाकी पार्टी के लोगों ने पूछना चाहिए। एक तो देखिए क्या है संजय जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। हमारे देश में लोग रिसर्च करते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, 4 PM पे जो मेरी और आपकी चर्चा होती है, इसको सबके सब उठा लेते हैं, कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, पूरा चोरी करते हैं यहां से डाटा में, कई वीडियो मेरे पास में आते हैं, पर कहीं भी नहीं बोलते हैं। ये आंखें फोड़ फोड़ के चश्मा लग गया मेरे को रिसर्च करने में, पर कभी कोई क्रेडिट नहीं देता है कि भैया ये बातें हमने कहां सुनी और कहां से उठाई। ठीक है, इसी कारण से हमारा जो सोसाइटी है वो रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्म सोसाइटी नहीं है। इसीलिए मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, या कह लीजिए इनको तो छोड़ दीजिए, तो प्राइवेट कंपनी, इनका तो काम ही फायदा बनाना। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो है वो 11 साल से इस देश के लोगों को हाँक रहा है, चरा रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं आपदा में भी अवसर ढूंढता हूं, क्योंकि उसको मालूम है कि यह महामूर्खों का देश है। इस देश में लोग रिसर्च नहीं करते, इस देश में लोग दूसरों की चीजों को कॉपी करते हैं और वैसे का वैसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। और दुख की बात है कि अधिकतर लोग जो है इनका रिसर्च अधकचड़ा रिसर्च करते हैं। जी संजय जी, इस एक आपकी बातें सुन के तो एक लाइन आती है कि 140 करोड़ भारतीयों का तो कट गया, टैक्स हम पे सिर पे पड़ गया, ट्रम्प जैसा ने रेल बना दी टैक्स की, और माल काट गए हमने अंबानी भैया। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये बाध्यता नहीं होती है हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट जाहिर करेगी? मेरे मतलब जितना मैं बिजनेस को समझता हूँ तो उसमें हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट जारी करनी होती है। तो ये मुकेश अंबानी जी क्या रिफाइनरी की बैलेंस शीट जारी नहीं करते? तो इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि बैलेंस शीट जारी करनी पड़ेगी? नहीं, बैलेंस शीट देखिए वो जारी करते, मैं रिलायंस कंपनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझा दूं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसमें मोटा मोटी 3 या 4 बड़े डिवीजन है। एक डिवीजन जो है वो है फोन वाला जियो, दूसरा है रिलायंस रिटेल जो दुकानों से सामान वामान खरीदते हैं, तीसरा है वो जियो हॉटस्टार जो अभी मर्जर वर्जर हुआ है इनका, ठीक है, डिज्नी के साथ में, और चौथा है इनका O2C बिजनेस। अब ये क्या करते हैं,
ये बाकी सब कम डिवीजन जो है उनका नेट प्रॉफिट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया हमारा रिटेल में कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, पर इनका जो O2C बिजनेस है ये बहुत बड़ा वर्टिकल है। मेजर 65% रेवेन्यू जो है 60 से 65% ये O2C बिजनेस से ही आ रहा है। O2C बिजनेस का एक बड़ा डिवीजन है रिफाइंड जामनगर रिफाइनरी वाला जो है रिफाइनरी डिवीजन वो है, ठीक है। अब ये करते क्या है, मैंने इनके लोगों से बात किया, आज ही बात किया। इनका क्या कहना है कि हम जो है हम रिफाइनरी डिवीजन के प्रॉफिट अलग से आपको नहीं बताएंगे, हम नहीं बताते। आपके साथ कार्यक्रम आरंभ करने के पहले मैंने बात किया इन लोगों से, तो मैंने इनको बोला कि भाई बैलेंस शीट मैंने पूरा चेक कर लिया, आपका प्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है। बोला साहब हम वो नंबर देते नहीं, हम देंगे नहीं। मैं बोला इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो तक बड़े बड़े लीडर जो है इनके ये प्रश्न कर रहे हैं कि रिलायंस मतलब ये किस तरीके का जो है किसका फायदा हो रहा है, भारत जो सस्ता ऑयल ले रहा है। तो मैं बोला ये कंट्रोवर्सी में आप आ रहे हो, आप स्पष्टीकरण दो। बोला हमें कोई जरूरत नहीं है, हम देते ही नहीं है नंबर। अब उनका ये कहना है कि हम रिफाइनरी के नंबर नहीं दे रहे, हम वो प्रॉफिट देखते नहीं है। मेरा ये सवाल है कि यदि वो O2C बिजनेस का पार्ट है रिफाइनरी बिजनेस, और यदि आप O2C बिजनेस का प्रॉफिट बता रहे हो या आप पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस पूरे कंपनी का जो एक पार्ट है, भले बड़ा पार्ट क्यों ना हो, रिफाइनरी बिजनेस, उसका प्रॉफिट आपने नापा होगा, तभी तो आप पूरी कंपनी का प्रॉफिट दे रहे हो। तो जब उस कंपनी का आपने रिफाइनरी बिजनेस का प्रॉफिट नापा है, तो आप अलग से वो क्यों नहीं दे रहे? ये बैलेंस शीट भी देते हैं, सब देते हैं, पर जो मेन जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो है वो है इनकी रिफाइनरी बिजनेस का, कि सस्ते में ऑयल खरीदा और महंगे में प्रोडक्ट्स बना के बेचे। ये रशिया से जो करार है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्री है। तो ये जो सस्ते में खरीदने वाला जो प्रोडक्ट है इसका क्या प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आप क्यों नहीं बता रहे हो? आप क्यों नहीं बता रहे हो उसका कैश प्रॉफिट कितना रखे हो? आप कंपनी का टोटल कैश प्रॉफिट बता रहे हो कि 1.47 लाख करोड़ है। तो जब तक आप रिफाइनरी बिजनेस का नहीं नापोगे या किसी दूसरे का, तो आप कैसे एक कंपनी का टोटल दे सकते हो? कंपनी का टोटल प्रॉफिट तो ये छोटे छोटे डिवीजन के प्रॉफिट मिला के होता है ना। तो एक भी डिवीजन का जो है आप कैसे बोल सकते हो कि हम नंबर हमारे पास में नहीं है, हम नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि आप कुछ छुपाना चाह रहे हो, वो क्या है? वही सवाल जो है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री से और मोदी सरकार से। जी संजय। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन करेगा सवाल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मुझसे कहा कि बात चली बेटे की शादी की, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया। मतलब भारत के एक वो साहिर लुधियानवी का एक है ना, ताजमहल के ऊपर एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और आके मिला कर। तो एक ताजमहल बना दिया और जो गरीब की मोहब्बत है वो बेचारी कहीं झोपड़ी में सिसकती रहती है। तो वो जो शादी इतनी ब्रांड हुई, तो मैंने कहा कि एक मित्र से कहा, उनके काफ़ी रिश्ते हैं, कि यार इतना खर्च नहीं करना चाहिए था। भारत के आम आदमी को थोड़ा-सा ये लगा कि यार कितना हज़ारों करोड़। बोले संजय जी आप बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको कैलकुलेशन नहीं आती कॉर्पोरेट की। उसने मुझे सिखाया, बताया। मैंने कैसे? बोले ये बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, बड़े प्लान करते हैं। तो उन्होंने जो प्लानिंग बताई राजीव भाई, उसने मेरे होश उड़ा दिए। बोले जैसे लखनऊ में संजय शर्मा को तय किया गया कि भाई आप जो हैं छाँट लीजिए, जो लखनऊ के सबसे ताकतवर 20, 25, 30 लोग हों, उनको आपको लाने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। तो आप उसमें हाई कोर्ट के जज, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या बड़े बिज़नेसमैन, जो भी बिज़नेसमैन को तो माइनस कर दिया कि बड़ा उनसे बड़ा बिज़नेसमैन कौन होगा, लेकिन जो सत्ता चलाते हैं, जो जज होंगे, जो अफ़सर होंगे, इनकी लिस्ट बना लीजिए। एक-एक कार्ड बताया गया, 7-7, 8-8 लाख रुपए का कार्ड था। वो कार्ड बाँटे गए। कार्ड के अंदर अलग-अलग गिफ्ट थे। और मुझे भैया जो मुझे कोई जानकारी मिली है, कितनी सही है, कितनी गलत है मैं कह नहीं सकता, कि वहाँ के 5 स्टार होटल में बड़ी-बड़ी महँगी घड़ियों के, चश्मों के, यानी किन की चीज़ों के स्टॉल्स थे, कि आप कितनी भी शॉपिंग कर लीजिए, वहाँ कोई पैसा नहीं देना आपको। और उसने मुझे तो ये बताया कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सारे राज्यों के चुनिंदा बड़े-बड़े लोग, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जज, यहाँ तक कि देश के भारत सरकार के बड़े-बड़े सेक्रेटरी, सब बुलाए गए। अब उसके पीछे और दूसरा क्या गणित? अब जैसे मेरी ज़िम्मेदारी दे दी गई कि भाई मैं लखनऊ से ले जा रहा हूँ 15 लोगों को, तो उन्होंने मेरे नाम के आगे लिख दिया कि राजीव रंजन, संजय शर्मा, फलाने सिंह साहब, ये संजय शर्मा के कोटे में आ गए।
अब मान लीजिए एक व्यक्ति पर उन्होंने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। देश चलाने वाले 1000, 1500, 2000 लोगों की लिस्ट उनके आ गई, और ये भी आ गया कि हाई कोर्ट के इस जज ने 40 लाख की शॉपिंग कर ली, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो तो चाहते थे और कर लो। जब हमारा काम पड़ेगा तो संजय शर्मा को पकड़ेंगे कि लखनऊ के इस हाई कोर्ट के जज जो आए थे, इन्होंने 30 लाख की शॉपिंग करी, अब इनसे हमारा ये वाला काम करा दो। तो देश की सत्ता का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, देश चलाने वाला, जो उनके लिस्ट में नहीं आएगा, उसकी प्रोफाइल में नहीं आएगा। मैं सुन के दंग रह गया। फिर मैंने पड़ताल करी, मुझे पता चला वाकई में ये बात सही थी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी गए थे, हाई कोर्ट के जज भी गए थे, भारत सरकार के बड़े बड़े आईएएस गए थे, आईपीएस गए थे। तो वो जो शादी थी वो एक इन्वेस्टमेंट था, देश के क्रीम लोगों को अपनी ग्रिप में लेने का, देश के क्रीम लोगों को अपनी ताकत समझाने का, और देश के लोगों का वो नेटवर्क बनाने को चाहते थे। आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की शॉपिंग करके ले जाइए। संजय शर्मा पे अगर 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो 5 करोड़ का काम संजय शर्मा फिर 50 लाख में करेंगे। ये होता है बड़े लोगों का बिजनेस करने का तरीका। तो मुझे बताइए कि शादी में सारे प्रधानमंत्री समेत सारे विपक्ष के नेता मौजूद थे, सब परिवार मौजूद थे, तो फिर सवाल कौन पूछेगा? अकेले राहुल गांधी? कौन पूछेगा सवाल? ओके, आप क्या उम्मीद करते हैं इस तंत्र में आप कोर्ट जाएंगे तो वहां पे जज साहब लोग तो पहले ही गिफ्ट ले आए हैं, सत्ता में बैठने से मतलब नहीं है, विपक्ष वाले भी गिफ्ट ले आए हैं, तो किससे किससे पूछेंगे? राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। किससे पूछेंगे राजू भाई सवाल? किससे पूछेंगे? बताइए, आप बताइए। बहुत बढ़िया बात कही आपने संजय जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा अपना खुद का स्टडी और रिसर्च है उसके हिसाब से, कि देखिए एक ईमानदार व्यक्ति, भले कितनी भी बड़ी पार्टी का लीडर क्यों ना हो, एक अकेले व्यक्ति के ईमानदारी से कुछ नहीं होता। प्रजातंत्र के अंदर में पार्टी ईमानदार होनी चाहिए। तो यदि राहुल गांधी ईमानदार हैं और बहुत ही सख्ती से सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदार है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो लीडर्स हैं, जो राहुल गांधी के लिए कभी भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, क्या वो लोग उतने ही दमखम के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? सवाल ये है। और ये सवाल कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं पूछ रहा है कि भाई किसी भी एक व्यक्ति के नाम पे ये कहना कि ये ईमानदार है या उनकी ब्रांडिंग एज ए ऑनेस्ट पर्सन कर देने से क्या देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी, जब तक कि वो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो ईमानदार ना हो, या एटलीस्ट जो उसके शीर्ष पे बैठे हुए 15, 20, 25 जो लोग हैं वो ईमानदार ना हो। अब आप बताइए, जनता के जो प्यारे लीडर्स हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से सब गायब ही हैं। आप उनकी कमेटी देखिए, कैसे कैसे लोग हैं। हमारे शहर से जो है आपके अविनाश पांडे जी हैं, इलेक्शन ही नहीं लड़े कहीं, भाग्य विधाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के जो है वो भाग्य विधाता, किसको टिकट मिलेगी वो प्रभारी है उसके। ऐसी मुकुल वासनिक, हमारे शहर के एक और व्यक्ति, राजस्थान के शायद प्रभारी है, लोकसभा के इलेक्शन बोलते लड़ूंगा ही नहीं। तो आप जनता के जो है लीडर्स ही नहीं है। आप इनके टॉप के सब लोग देख लीजिए, जयराम रमेश देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत देख लीजिए, अविनाश पांडे, मुकुल वास, अब यू नेम एनी लीडर, इनका कोई मतलब ये समझिए कि इनका जनता के बीच में जो है ये कोई बहुत ज्यादा पैठ नहीं है। तो ये भले ही राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के जो लीडर हैं उन सबके ऊपर में करप्शन चार्जेस लगे हैं। छत्तीसगढ़ वाले जो पुराने सीएम आप देखिए उनकी क्या हालत है, गहलोत जी की क्या हालत है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक पार्टी ईमानदार नहीं होगी या पार्टी ऐसे लोगों को ना बढ़ाए जो ईमानदार हैं और जनता के प्रिय हैं, तब तक जो है वो राहुल गांधी भी कुछ चालेंगे तो होगा नहीं। कुछ करना है तो ईमानदार और जनता में प्रिय लीडर जो है उनको कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। जी संजय, तो ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई इतनी बातचीत की, धन्यवाद। सुना आपने, मुझे यकीन है कि बातचीत सुन के आप बिल्कुल हैरान हो गए होंगे, सोच भी नहीं सकते होंगे कि ऐसा भी होता है। हजूर राजनीति में ऐसा ही होता है। कैसी लगी बातचीत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।